हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रू एडवाइस। आज की वाली वीडियो के अंदर मैं बहुत ही ज़्यादा ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जिसके रिलेटेड आप लोगों ने मेरे से काफ़ी पूछा था कि जैसे आप ब्रेजा ऑन करते हैं तो उसकी जो है वो हाईवे के ड्राइव रिव्यू एक बार हमें बताइए, क्योंकि हाईवे के लिए हमारे फैमिली के लिए कैसी रहेगी, लॉन्ग ट्रिप जर्नीज और इन सब के लिए गाड़ी कैसी रहेगी। तो इस रिगार्डिंग जो है वो आज के वाली वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ब्रेजा कैसी गाड़ी है। इतने 25,000 किलोमीटर चलाने के बाद हाईवेज़ के ऊपर ये कैसी परफॉर्म करती है, माइलेज, इसकी स्पीड, इसकी स्टेबिलिटी, सब के बारे में बात करने वाला हूँ आज के बारे में। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मारुति की कार लेके एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है सबके मन में, जो कि होता है माइलेज, भाई कितनी देगी। ब्रेजा की अगर मैं अभी इस वीडियो में हाईवे की एफिशिएंसी के बारे में बात करूं तो मैं मिक्स होके चलाता हूं। ये भी नहीं है बहुत ही ज़्यादा धीरे चला रहे हैं या बहुत ज़्यादा तेज़ चला रहे हैं, कभी कभार तेज़ बीच में होता हूं, बट ये नहीं है कि कॉन्स्टेंटली तेज़ चला रहे हैं कॉन्स्टेंटली धीरे चला रहे हैं। एक एवरेज जो मिक्स करके मेरी हमेशा हाईवे के ऊपर आई है वो आई है 19.1 किलोमीटर पर लीटर। ये माइलेज मुझे हमेशा मिलती है, मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ कि इससे कम मिली हो। और एक बार ही हुआ था कि इससे मुझे ज़्यादा मिली थी, जब जब मैं लास्ट मेरी कटरा की ट्रिप गया था तो मुझे दिल्ली टू कटरा जाते हुए इसने हाईवे पे 21.8 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज दी थी। इवन द माइलेज टेस्ट इज़ अपलोडेड ऑन द चैनल, आप जाके देख सकते हैं। जो फर्स्ट माइलेज टेस्ट कटरा सीरीज़ का है हमारी, आप जाके वो देख सकते हैं। इसने मुझे जो है वो 21.8 की माइलेज दी थी विद एसी, लगेज और 3 बंदे गाड़ी के अंदर थे। तो माइलेज के हिसाब से बताऊं तो प्योर पेट्रोल है मेरी ऑटोमेटिक के साथ, तो सिक्स्थ गियर की वजह से इसके आरपीएम कम रहते हैं, दैट्स वाई माइलेज हाईवे पे ज़्यादा आ जाती है एज़ कम्पेयर टू द मैनुअल वर्जन। बट और मैं अगर बताऊं मेरी वाली जो ऑटोमेटिक है इसके हिसाब से माइलेज के रिगार्डिंग कोई इशू नहीं है। हाईवे पे अच्छी माइलेज दे देती है गाड़ी के हिसाब से। ओवरऑल जो एसयूवी और ये सारी चीज़ें होती हैं उनके डायनेमिक्स के हिसाब से सही माइलेज आ जाती है। माइलेज के बाद फैक्टर आ जाता है पावर गाड़ी की कैसी है। तो पावर के लिए मैं ये बताऊंगा कि गाड़ी के अंदर 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन आता है, कोई टर्बो इसमें नहीं आता जैसे पूरा सेगमेंट है। सारी गाड़ियों में टर्बो इंजन का ऑप्शन है, बट इसके अंदर टर्बो का आज तक ऑप्शन नहीं ये दिया हुआ है। 4 सिलेंडर इंजन है, काफ़ी स्मूथ रहता है। और बट एक चीज़ इसमें ज़रूर आपको लगेगी कि जब आप हाईवे पे पहली बार लेके जाएंगे और अगर आपने पहले कोई डीजल की या पहले कोई टर्बो पेट्रोल गाड़ी रखी हुई है, तब आपको पक्का ऐसा लगेगा कि हाईवे पे कि यार थोड़ी और पावर गाड़ी के अंदर होनी चाहिए। अगर आप क्रूज़ कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट जब भी कोई ट्रक हो या बस हो, जो भी लॉन्ग व्हीकल्स होते हैं, उनको ओवरटेकिंग करने के अंदर कभी कभार आपको जो है वो थोड़ा सा इशू यहाँ पर लग सकता है कि हाँ, कि ओवरटेक करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा ले रही है गाड़ी, आपको डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा पैडल शिफ्टर यूज़ करके, और एक्सलेटर इनपुट ज़्यादा देना पड़ेगा, तब आपका जो आपको ओवरटेक है वो सक्सेस होने के चांस होंगे। तो पावर वाइज मैं आपको यही बोलूँगा। बाकी एक क्लिप देख लीजिए जो मेरी करीबन 2-3 महीने पहले मैं ट्रिप पे गया था, तो हाईवे के ऊपर मैंने इसको जो है वो टॉप स्पीड टेस्ट करना चाहा था। इसकी 170 की टॉप स्पीड करीबन मेरे से पहुंची थी, और गाड़ी किस तरह से पूरे हाईवे के ऊपर उस टाइम पे बिहेव कर रही थी, आप वो क्लिप में ही देखिए अगली। हाईवे के ऊपर एक और पॉइंट आ जाता है स्टेबिलिटी के रिलेटेड। अगर हम गाड़ी के सस्पेंशन की बात करें तो वो आते हैं सॉफ्ट सस्पेंशन, जिसके वजह से सिटीज़ के अंदर जो है यहाँ पर बम्प ज़्यादा गाड़ी में फील ना हो। बट हाईवे के ऊपर जो सॉफ्ट सस्पेंशन होते हैं वो क्या करते हैं कि गाड़ी को हल्का सा जो है वो बाउंस करते हैं जब आप जो है वो हाई स्पीड ज़्यादा अटेन कर लेते हैं उस टाइम पर। बट सरप्राइजिंगली ब्रेजा के अंदर जो है वो ऐसा मुझे फील नहीं हुआ। जब मैंने क्रेटा चलाई थी नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, उसका भी ड्राइव रिव्यू अवेलेबल है चैनल पे, उस पे ये प्रॉब्लम मैंने देखी थी कि हाई स्पीड पे गाड़ी जो है वो झोले मारने लगती है। ओनर ने भी इवन सेम प्रॉब्लम हमें बताई थी, बट ये चीज़ मुझे ब्रेजा में 150 पे भी इतनी फील नहीं हुई। गाड़ी जो है वो यहाँ पर कोई भी टाइप का झटका, कोई भी झूला नहीं मार रही थी, गाड़ी स्टेबल थी। बट यस, ये है कि आप हाई स्पीड में एकदम से लेन कटिंग नहीं कर सकते ऑब्वियसली इस गाड़ी में। बट ये है कि आपको जो अगर आप हाई स्पीड में भी चला रहे हो तो स्ट्रेट गाड़ी चलने में हल्का सा आपको मोड अगर लेन चेंज अच्छे खासे टाइम में करनी है, तब कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। स्टेबिलिटी के हिसाब से मारुति की
बेस्ट स्टेबल कार है अभी तक की, जो ये नॉर्मल रेंज जो आ रही है इनकी, इसके अंदर सबसे स्टेबल है ब्रेजा, बिकॉज ग्लोबल सी प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है ये, जो यूरो स्पेक है उसके ऊपर ये जो है वो बेस्ड है, और हार्ड टेक पे नहीं है। एंड ग्रैंड विटारा में क्या हो जाता है कि ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस होती है 210 mm, जिसकी वजह से बॉडी रोल थोड़ा ज़्यादा है, ब्रेजा में उससे बॉडी रोल वेल कंटेन्ड है, जिस कारण से ये मुझे हिसाब से स्टेबल काफ़ी ज़्यादा लगती है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील कैसा है। तो ब्रेजा के अंदर फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग में मिलता है LXI बेस मॉडल से लेके ZXI प्लस टॉप मॉडल तक, बस टॉप मॉडल के अंदर यहाँ पर लेदर रैप्ड मिल जाता है स्टीयरिंग व्हील। अगर मैं स्टीयरिंग की बात करूँ तो स्टीयरिंग का फील एंड फीडबैक, हाई स्पीड के अंदर वेट आ जाता है स्टीयरिंग पे, लो स्पीड पे काफ़ी लाइट स्टीयरिंग व्हील है। स्टीयरिंग रिटर्नेबिलिटी की बात करूँ तो जो ब्रेजा के इनिशियल लॉट थे उसके अंदर प्रॉब्लम थी, जो टेस्ट ड्राइव में मारुति ने रखे हुए हैं उसके अंदर नहीं आता वहाँ पे, चूँकि वो फर्स्ट लॉट के हैं। उसके बाद मारुति ने बेटर कर दिया, जैसे मेरे वाली जो ब्रेजा है उसका स्टीयरिंग रिटर्नेबिलिटी अच्छी है, इतनी भी बहुत फास्ट नहीं है जैसे मारुति की पहले वाली ब्रेजा की थी, बट येस अब वाले की स्टीयरिंग की रिटर्नेबिलिटी एक्सेप्टेबल मिल जाती है आपको। और उसके अलावा स्टीयरिंग के फीडबैक की बात करूँ तो हाईवे के ऊपर आपको स्टीयरिंग का फीडबैक अच्छा मिल जाता है, सिटी के अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बट जो हाईवे है उसके ऊपर अगर मैं बताऊँ तो स्टीयरिंग का फीडबैक अच्छा है। बिल्कुल आपको फॉक्सवैगन स्कोडा की तरह नहीं मिलेगा, बट आपको अच्छा मिल जाता है, स्टीयरिंग डिसेंट है, कोई प्रॉब्लम आपको स्टीयरिंग के अंदर मुझे तो एटलीस्ट अभी 2 साल में नहीं लगी। अब एक और चीज़ आ जाती है कि जब हम ट्रिप पे जाते हैं तो आपको पता है गर्मी कितनी ज़्यादा पड़ती है, तो उस हिसाब से एसी गाड़ी का कैसा मिलता है। तो एसी अगर मैं बताऊं तो मुझे ब्रेजा का एसी काफ़ी अच्छा लगा, और ओवरऑल 4 बंदे भी गाड़ी के ऊपर जब बैठे थे हमारा, जब मैंने ये टेस्ट करा कि भाई कैसी ओवरऑल परफॉर्मेंस है इसकी अब जाके, तो 4 बंदों के हिसाब से बिल्कुल भी एसी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एसी बिल्कुल अच्छा चल रहा था। एंड इवन एसी मुझे जो है वो कम पे चलाना पड़ता है काफ़ी, मुझे ऐसे ही नहीं करना होता कि एकदम 20 पे चला रहे हो, लो पे चला रहे हो, थोड़ा सा तेज़ चलाते ही मुझे जो है वो करीबन जैसी धूप हल्की सी चली जाए, इसका एसी मुझे जो है 24 डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस पे भी करना पड़ जाता है, ब्लोअर स्पीड भी कम रखनी पड़ती है। मुझे एसी इसका एकदम बेस्ट लगा, एसी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। शायद ये हायर कैपेसिटी का जो इंजन है और मारुति की जो ट्यूनिंग है एसी की, उस हिसाब से ये बहुत अच्छा है। तो एसी के रिगार्डिंग तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई अभी तक। बट हाँ, एक और चीज़ है कि मैं एसी की क्लीनिंग खुद से कर देता हूँ, और मैंने अभी जो है कुछ महीनों पहले ही इसकी जो है वो क्लीनिंग करी थी, तो वो भी रीज़न हो सकता है। फैमिली के साथ जाने में एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जो कि होता है इस गाड़ी का कंफर्ट। गाड़ी के अंदर जो सीट्स हैं उनका कंफर्ट ओवरऑल कैसा है, उसके अंदर थाई सपोर्ट कैसी है, हेडरूम कैसा है, और लंबर सपोर्ट कैसी है, और लॉन्ग ट्रिप्स के अंदर सीट कहीं दब तो नहीं रही, बार बार एडजस्ट तो नहीं करना पड़ रहा, इस टाइप के चीज़ें होती हैं जो कि मैं आपको क्लियर करके बताता हूँ। ब्रेजा के अंदर अगर मैं बताऊँ तो फैब्रिक सीट अपॉल्स्ट्री आती है बेस से टॉप मॉडल तक, ZXI एंड ZXI प्लस टॉप एंड सेकंड टॉप में जो सीट्स हैं उनका फैब्रिक थोड़ा बेटर मिलता है एज़ कम्पेयर टू द लोअर वेरिएंट, और कलर भी थोड़ा सा कॉफ़ी मिल जाता है, तो वो थोड़ा प्रीमियम लगे। बैठ के अगर मैं आगे वाली सीटों की पहले बात बताऊं तो ड्राइविंग पोस्चर वगैरह गाड़ी का सही है, बिल्कुल कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जो बेसिकली सुजुकी है वो जापानीज ब्रांड है, जिस वजह से जो है वो उस रिगार्डिंग कोई अर्गोनॉमिक वाइज इशू नहीं मिलता। गाड़ी के हेडरूम के हिसाब से बात करूं तो सनरूफ होने के बावजूद, जैसे ग्रैंड विटारा है उसके अंदर क्या है कि हेडरूम कम हो जाता है पैनोरामिक सनरूफ से, बट इसमें छोटी सनरूफ है, जिस कारण से जो है हेडरूम है उसके रिगार्डिंग आगे पीछे चारों पांचों बंदे बैठ जाएं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आगे की सीट्स की थाई सपोर्ट बताऊं तो वो सही है, थोड़ी सी और बेटर हो सकती थी। लंबर सपोर्ट बताऊं तो वो आपको सही मिलती है, कोई इशू नहीं है। थाई सपोर्ट मुझे बस ऐसा लगता है और थोड़ी बेटर हो सकती थी। लॉन्ग ट्रिप में क्या होता है, फैब्रिक सीट होने के कारण से एक चीज़ आती है कि आपको थोड़ा बीच में जो है वो हल्का सा आगे होके पीछे होना पड़ता है, जिस कारण से क्योंकि फैब्रिक सीट लगातार बैठने से क्या होता है पूरा दब जाती हैं, और फिर आपको थोड़ा सा बाहर आना पड़ता है जिससे कि वो वापस से थोड़ा सा फ्रेश लगे, उस टाइप का थोड़ा होता है आगे वाली सीट्स पे। पीछे की सीट्स की बात करूँ तो सेंटर आर्मरेस्ट के साथ दो पीछे जो बेंच सीट मिलती है 60-40 स्प्लिट वाली, 2 हेडरेस्ट मिलते हैं। नेगेटिव है ये, एक तीसरा हेडरेस्ट देना चाहिए था, बिकॉज पीछे 3 बंदे आराम से बैठ जाते हैं। बाकी ब्रांड्स की कुछ गाड़ियां हैं जिसके अंदर पीछे 3 बंदे कंफर्टेबली नहीं बैठ पाते हैं, बट स्टिल वो 3 हेडरेस्ट दे देते हैं। मेरे हिसाब से इसमें भी 3 हेडरेस्ट आने चाहिए, क्योंकि
पीछे बीच में बंदा एक कंफर्टेबली बैठ सकता है, पीछे 3 एडल्ट के साथ। मैंने खुद पीछे एक तीसरे में से एक होके जर्नी करी थी, और एक बार पिछले साल मुझे जो है वो कोई भी उसमें इशू नहीं आया। एंड आई थिंक पीछे सेंटर एड्रेस होना चाहिए, बिकॉज उसकी कमी ज़रूर फील हुई थी उस वाली ट्रिप में। और अगर मैं पीछे की थाई सपोर्ट बताऊं तो अगेन वो कम है, वो बेटर हो सकती थी। लेग रूम में इशू नहीं है, हेड रूम में इशू नहीं है। जो यहाँ पर आपका शोल्डर रूम है उसमें भी इवन इशू नहीं आता जब आप पीछे 3 बंदे बैठते हैं। तो मेरे हिसाब से जो मैंने नेगेटिव था कंफर्ट वाइज वो भी आपको बताया। पीछे आपको एसी का एक और चीज़ बतानी थी कि ब्लोअर मिल जाते तो उसका भी कोई इशू नहीं आता। उसके अलावा ड्राइविंग पॉइंट ऑफ व्यू पे फिर से आ जाते हैं और यहाँ पर विजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। विजिबिलिटी कैसी मिलती है आपको ब्रेजा में, तो गाड़ी की जो विंड स्क्रीन है वो आपको काफ़ी बड़ी मिल जाती है। बोनेट आपको पूरा विजिबल रहता है थ्रू आउट। आपकी कितनी भी हाइट हो, आपको इसकी जो हाइट एडजस्टेबल सीट के हिसाब से आपको बोनेट इसका पूरा विजिबल रहता है। जो इसका ए पिलर है वो थोड़ा सा बड़ा है, ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट करता है, बट आपको ज़्यादातर नहीं करेगा अगर आप थोड़े से एक्सपीरियंसड हैं तो भी। और इसके ओ की बात करूँ तो ओ का साइज़ सही है और ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आती, बट मेरे हिसाब से थोड़ा सा और बड़ा कर दिया जाए तो और बेटर व्यू हो जाए चलाने वाले को। और अंदर कैबिन का जो एम्बियंस बताऊँ तो मेरे हिसाब से मुझे ठीक लगता है। हो सकता है बहुत बंदे कहते हैं कि ब्रेजा का जो है वो आउटडेटेड लगता है इंटीरियर और वो, एंड मेरे हिसाब से जिसको वो ऐसा लगता है उसके लिए ज़रूर शायद से अच्छा नहीं होगा इंटीरियर वाला। बट मेरे हिसाब से मुझे ठीक लगता है, क्योंकि मेरे जो टेस्ट है उस हिसाब से मुझे इंटीरियर में प्रॉब्लम नहीं लगती। फीचर्स वाइज बात करूँ अगर गाड़ी की तो अच्छे खासे फीचर्स हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक ग्लिचेस नहीं मिलेंगे आपको गाड़ी में। मेरे 25,000 किलोमीटर में मुझे कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम्स नहीं मिली गाड़ी में, ना कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम मिली। तो मेरे हिसाब से अभी तक तो गाड़ी बहुत अच्छी रिलायबल है। एफिशिएंसी भी अच्छा दे देती है। हाईवे के रिगार्डिंग आप लोगों को डाउट था तो मैंने सोचा एक डिटेल्ड हाईवे का जो है वो अपना टेस्ट कुछ रन करके उसके बाद आपको बताया हो जाए कि भाई किस तरीके की गाड़ी परफॉर्म करती है हर जगह। गाड़ी का गाड़ी के बारे के अंदर सब कुछ मैंने इस वाली वीडियो के अंदर कोशिश करी आपको बताने की, जो जो मैंने फील किया। फिर भी मेरे से कोई भी चीज़ की कमी रह गई हो तो कमेंट्स में पूछ लेना, मैं आपको उसका उसी टाइम रिप्लाई कर दूंगा कमेंट सेक्शन में कि क्या ये चीज़ जो आप पूछ रहे हैं इसके रिगार्डिंग का क्या फीडबैक है अभी तक का। और बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप जो है व्हाट्सएप नंबर जो मैंने आपको इस वीडियो के बीच के अंदर दिखाया था उस पर आप मेरे से पेड कॉल सर्विस ले सकते हैं। तो गाइस ये थी मेरी एक आज की एक वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको सारा रिव्यू मेरा शेयर किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।